तो 5.8 में ठीक है ना, रोलेस थ्योरम है, और एक है मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है ना, या लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम एमवीटी भी बोल देते हैं। ठीक है ना, देखो इस थ्योरम, ये जो दो थ्योरम है ना, इससे पहले कुछ बातें डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, 5.1 में हमने क्या सीखा, फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, ये चीज़ देखी। ठीक है ना, कंटिन्यूटी को डिस्कस किया। 5.2 से लेकर के 5.7 में हमने डिफरेंट मेथड्स देखे डिफरेंशिएट करने के। ठीक है ना, जैसे हमने एक फंक्शन ले लिया x+1 इंटू x+2, है ना, इसको चाहे तो सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, या फिर इसमें लॉग भी ले सकते हो। तो कई बार आंसर सेम आ जाता है। ठीक है ना, सेम फंक्शन के लिए। तो ये अप्रोच होती है कि हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे किसी फंक्शन को। अगर अगर हमें लग रहा है कि ये अप्रोच सही है, तो डिफरेंट अप्रोच सीख ली हमने फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने की। तो बार बार हमने बात करी थी dy ओवर dx निकालने। आखिर ये dy ओवर dx है क्या, ये समझ में कुछ नहीं आया, है ना, कि आखिर ये dy ओवर dx है क्या। डेरिवेटिव की बात तो क्लास 11 में भी करी थी, चैप्टर 13 था वहाँ। मीनिंग समझ में नहीं आया भाई, आखिर है क्या ये। तो उसको समझना कि ये चीज़ होती क्या है, क्यों हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी फंक्शन का। ठीक है ना, तो थोड़ा सा क्लास 11 की बात करूँगा। जिन्होंने क्लास 11 नहीं करी है मुझसे, वो ध्यान से सुन लें। क्लास 11 में एक चैप्टर था स्ट्रेट लाइन। चैप्टर 10 था ये। वहाँ हमने स्लोप की बात करी थी चैप्टर 10 में। ठीक है ना, जैसे ये कोई इक्वेशन है, ठीक है ना, ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। तो सवाल ये आता है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा जाएगा, है ना, क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स है। जितनी वैल्यू x के लिए होगी उतनी वैल्यू y के लिए भी होगी। ठीक है ना, तो अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं, स्लोप क्या था वहाँ, स्लोप को जनरली हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ फॉर्मूला हमने पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है ना, तो कोई से भी दो पॉइंट चूज कर लो, जैसे ये a आ रहा है, ये b पॉइंट आ रहा है, ये c आ रहा है। इवन you can also take origin as a point because this line is also passing through origin. Let's say this is point D 0,0। तो स्लोप निकालने की बात कर लेते हैं। चलो डी और बी को चूज कर लेते हैं, स्लोप निकालते हैं। स्लोप का मीनिंग बताना चाह रहा हूँ, स्लोप होता क्या है। तो उसके हिसाब से क्या रहेगा, ये सपोज कर लेते हैं y2 है,
है ना, और ये मेरे पास x2 है। ये सपोज कर लेते हैं x1 है, ये सपोज कर लेते हैं y1 है। तो मैं अगर इसमें वैल्यू पुट करूं तो मुझे दिखाई देगा 2 माइनस 0, ठीक है ना, y2 हो गया 2, y1 मेरे पास 0 हो गया। ऐसे ही x2 हो जाएगा 2 माइनस 0, 2/2 का मीनिंग क्या आएगा 1। तो ये tan थीटा की जो वैल्यू है, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व, और यहाँ वैल्यू आ रही है इसकी 1, मीन्स tan थीटा इक्वल टू π/4, यानी ये 45 डिग्री एंगल है। तो चाहे मैं डी और बी पॉइंट से वो एंगल निकालने की कोशिश करूं tan थीटा की वैल्यू, और चाहे मैं डी और सी पॉइंट का यूज़ करूं, स्लोप नेवर भी चेंज, क्योंकि इसी फॉर्म में ये स्ट्रेट लाइन आगे प्रोड्यूस हो रही है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। यानी एक बात तो क्लियर है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी भी एट एनी पॉइंट नेवर बी चेंज, ठीक है ना, वो हमेशा उतना ही रहेगा, ये कांस्टेंट चलता रहेगा। और स्लोप तो अच्छे से समझते हो कि डायरेक्शन बताने का भी काम करता है, ठीक है ना। ये इस फॉर्म में अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ एक निगाह मेरी सीधी जा सकती है, एक निगाह मेरी इसी फॉर्म में आगे कितनी प्रोड्यूस हो सकती है। तो जो एंगल आ रहा है दैट इज एम और स्लोप। तो स्ट्रेट लाइन का तो भाई स्लोप चेंज हो नहीं सकता, ठीक है ना। एट एवरी पॉइंट द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज सेम, वो हमेशा 1 ही रहेगा इस केस में, ठीक है ना। या थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाइड कर देता हूँ। मैंने कहा भाई x+1 हो जाए, x+1 का मतलब क्या रहेगा, ये 0 है ही, ये सपोज कर लेते 1, ठीक है ना। और y अगर 0 हो जाए तो x की वैल्यू -1, ठीक है ना। और अगर x 0 हो जाए तो 0,1, इन दो पॉइंट से लाइन गई है। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है दोनों लाइन पैरेलल चल रही है, यानी अगर ये 45 आ रहा है तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45, ठीक है ना। तो यानी स्लोप अगर बराबर आ रहा है तो लाइंस विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। या अगर मैं इनकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करूं, मैं इसको बोल सकता हूं दोनों के लिए y इक्वल्स टू mx प्लस सी, सी इज द इंटरसेप्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑन y एक्सिस। सी क्या है, सी इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इतनी बात समझ आई। तो यहाँ पर तो मुझे इंटरसेप्ट y पे कितना दिखाई दे रहा है 1, और वो दिख भी रहा है, देख सकते हो। ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 1, और मैं अगर इसकी बात करूं तो इंटरसेप्ट इज 0, तो ये दिखाई भी दे रहा है, ये ओरिजिन पे ही आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों जो इक्वेशन है मुझे इसी फॉर्म में दिखाई दे रही है। m क्या है, m इज स्लोप, स्लोप की वैल्यू यहाँ पर आ रही है कितना 1 आ रहा है, यहाँ पे ही 1 आ रहा है, यानी tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू π/4, दोनों ही केस में π/4 है। इसलिए जब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए तो लाइन बिकम पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने क्लास 11 में डिस्कस करी थी।
लेकिन बात ये आ रही है कि डी वाई ओवर डी एक्स का क्या मिलेगा। चलो उसको समझ लेते हैं इन दोनों केस को लेकर। मैंने कहा भाई इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन बोथ साइड्स। y का कितना आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और x का मेरे पास आ जाएगा 1। तो मुझे दिखाई दिया यानी 1 था, और 1 वहां पर क्या था, स्लोप था। तो यानी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्लोप। ठीक है ना, एक चीज तो ये दिमाग में घुसा लेना, डी वाई ओवर डी एक्स ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ ए गिवन कर्व। समझ में आई बात। इस केस की बात कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लो, x का 1 हो ही जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, बचा क्या 1। यहाँ पर भी स्लोप सेम है। अब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मैंने कहा जो स्लोप तो नेवर भी चेंज, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो टेंजेंट ये पॉइंट ए हो गया, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी, तो स्ट्रेट लाइन अपने आप में टेंजेंट ही होती है। ठीक है ना, अपने पॉइंट्स के लिए तो कह सकते हो कि ऑल दीज पॉइंट्स रिप्रेजेंट द टेंजेंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, और जब टेंजेंट ही सेम आ रही है तो कह सकते हो कि tan थीटा इज ऑलवेज सेम, इसलिए यहाँ पर हर बार वैल्यू 1 आती दिखाई दे रही है किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए, चाहे वो ये हो और चाहे मेरी इस फॉर्म में हो, क्योंकि यहाँ पर भी मेरा स्लोप कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यहाँ पर भी मेरा स्लोप कितना है 1 है, बाई यूजिंग y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इतनी बात समझ में आई भाई यहाँ सर। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि डी वाई ओवर डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ द गिवन कर्व। अब स्लोप ऑफ द गिवन कर्व भाई स्ट्रेट लाइन हो तो ऑलवेज भी कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हर बार भी बनाना है, कहीं से भी ले लें। और अगर मैं बात करूं किसी पैराबोला के लिए, ठीक है ना, तो मैं कहता हूं भाई इस पॉइंट के लिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है ना, तो ये मेरा m1 दिखाई दिया, और ये मेरा m2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है m2 इज ग्रेटर देन m1, ये एक्यूट एंगल को शो कर रहा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल को शो कर रहा है। तो स्लोप तो भाई सेम नहीं है, यानी अलग अलग पॉइंट्स पर स्लोप की वैल्यू कैसी आएगी, डिफरेंट आ जाएगी। यानी डी वाई ओवर डी एक्स फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू वाई चल रहा है, ठीक है ना। तो मैंने अभी सॉल्व करेगा तो ये जानते हो वैसे तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी से डायरेक्ट निकालोगे, यानी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सारी आइडेंटिटी क्लास 9th 8th, ये वैसे 8th में यूज हो गया, चलती रहेगी, मतलब आई सबसे पहले 8th में थी, तुमने देखी होगी, तो मैं उसी के हिसाब से करता हूँ। तो एक्स स्क्वायर ये आएगा 3 इंटू एक्स 2 1 2, ये आ गया। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ उसका डी वाई ओवर डी एक्स, तो देखते हैं क्या निकल जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x प्लस 3, ऐसा आ गया, यानी एफ डैश एक्स बराबर कितना होता है डी वाई ओवर डी एक्स। अब दिस इज द जनरल स्लोप ऑफ द गिवन कर्व, ये जनरल स्लोप है, और इसका मतलब ये है कि बाय यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन वी कैन इजीली फाइंड आउट द स्लोप एट एनी पॉइंट ऑन द गिवन कर्व। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता ये हूँ कि
जैसे इसका तो पता ही है डोमेन कितना होता है, आर ही होता है ना। पैराबोला है, बिलोंग्स टू आर, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो सपोज कर लेते हैं मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ किसी पॉइंट 3 पर स्लोप की वैल्यू क्या होगी। तो 2 इंटू 3 प्लस 3 6 और 3 9। अब टेन थीटा तो जानते ही हो, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, टेन थीटा कितना हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये अच्छे से पता है ना, कुछ इसके ग्राफ देखे होंगे क्लास 11 में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ ये पाई बाय 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये पाई हो गया, ये 0 हो गया। तो 1090 वैल्यू तो इन्फिनिटी तक चली गई, और 1090 से थोड़ा सा भी अगर माइन्यूट भी बढ़ा ले लिया तो माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, और 180 होते ही 0 पे भी आ रही है। ये अच्छे से पढ़ा है, तो देख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी भी जा सकती है। तो नो डाउट टेन थीटा कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 9। तो देखा भाई, कोई पॉइंट अगर मेरा 3 आ रहा है तो m1 इक्वल टू मेरे पास आ गया 9, और मैंने कहा भाई मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ -2 पे इसका स्लोप, बिकॉज आई एम यूजिंग दिस इक्वेशन एज ए जनरल फॉर्म टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द गिवन कर्व। तो इसका मतलब क्या रहेगा, 2 इंटू कितना -2 प्लस 3, यानी -4 प्लस 3 क्या देगा, -1। तो मैं पहली बात कर चुका हूँ, टेन थीटा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो सकता है, तो 1 बिलोंग्स टू -1 बिलोंग्स टू इतना, नो डाउट। तो देख सकते हो कि भाई पैराबोला हो गया, क्यूबिक हो गया, बाइक्वाड्रेटिक हो गया, तो उन कर्व के लिए डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट स्लोप की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, समझाई बात। और मैं अगर इस पॉइंट पे निकलना चाहूँ तो दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नाउ द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 0, ठीक है ना। m3 को 0 हो गया इस पॉइंट के लिए, वॉट एवर इज दैट, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई होगी कि आखिर हम dy ओवर dx क्यों निकाल रहे हैं, क्या फायदा है। लीनियर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं y इक्वल्स टू x+3 मैंने बताया था, तो ये dy ओवर dx कितना आ जाएगा, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन जा रही है। अब यहाँ पर तो मैं इंसर्ट करने की x की वैल्यू पुट करने की जगह ही नहीं है, तो रखोगे कहाँ से, तो ये ऑलवेज भी सेम, इट मीन्स द कर्व इज स्ट्रेट लाइन, तो द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर मैं 2 कर दूं then the slope of this curve is 2। समझाई बात। हाँ सर। अब कुछ थोड़ा सा इसको दिखाने की कोशिश करूंगा, स्क्रीन आ रही मेरी। हाँ सर। तो ये सबसे पहले ये जो पॉइंट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे किसको, स्लोप को, ठीक है। और ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे y इंटरसेप्ट को, देख सकते हो यहाँ 5 आ रहा है, c इक्वल्स टू 5 दिखाई दे रहा है, यहाँ m की वैल्यू 2.7 आ रही है, द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 2.7। चलो पहले स्लोप चेंज कर लेते हैं। तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और टेन थीटा अच्छे से जानते ही हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी इसका और इस लाइन का जो रेशियो आएगा दैट इज रिप्रेजेंट द टेन थीटा, तो ये एंगल रिप्रेजेंट कर जाएगा, ठीक है ना। और ये एंगल चाहे मैं यहाँ से ले लूँ एक्स एक्सिस से साथ, तब भी उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो मैं जरा थोड़ा सा चेंज करता हूँ उसे, कोशिश करता हूँ उसको 0 बनाने की। देख सकते हो कितना आ रहा है इसका स्लोप, कितना आ रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, बोल सकते हो यार, बोलो भाई, इसका स्लोप कितना दिखाई दे रहा है, 0। 0 क्यों है 0, बिकॉज दिस स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। अब क्या करते हैं, देखो ये y इंटरसेप्ट कितना दिख रहा है मुझे, देख सकते हो 5 तक आ रहा है, ये 5 है, 4 और 6 के एग्जैक्टली मिड वैल्यू है। मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ,
क्या दिखाई दिया? स्लोप पे क्या फर्क पड़ा? स्लोप पे क्या फर्क सर पड़ा? कुछ नहीं। कुछ नहीं, चेंज हो रहा है, वाई इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है, तो लाइन पैरेलल जा रही है। पहले लाइन इस फॉर्म में जा रही थी 5 पे, बिल्कुल इसके पैरेलल, अब थोड़ा नीचे आ गई है, और थोड़ा नीचे ले लेते हैं, तो लाइन पैरेलल ही जा रही है एक्स एक्सिस के, तो स्लोप हमारा चेंज नहीं हो रहा। लेकिन वाई इंटरसेप्ट पे देख सकते हो यहाँ पर कितने पे आ गया है, ये -3.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा बोल लो, ये -4 पे आ गया, देख सकते हो -4 है, ठीक है। तो यानी कह सकते हो कि स्लोप ऑफ दी पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज सेम, पहली कंडीशन जो मैंने बताई थी, ठीक है। और अगर स्लोप चेंज हो जाए तब क्या कंडीशन बन सकती है? जैसे यहाँ तो स्लोप 0 आ रहा है, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अब मैं वाई इंटरसेप्ट नहीं चेंज कर रहा, ध्यान रखना, मैं -4 पे ही हूँ, ठीक है ना, ये -4 ही है वाई पे इंटरसेप्ट। तो ये इसका स्लोप मेरा आ रहा है -0.8, ठीक है ना, ये कुछ और हो गया, ये कुछ और हो जाएगा, ऐसे ये कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी इज ऑलवेज सेम, कितना? -4 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, देख सकते हो। इतनी बार समझ में आई होगी। हाँ भाई, समझ में आया ना? हाँ सर। हाँ सर। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं फॉर एक्सरसाइज 5.8 के लिए। तो दो थ्योरम है हमारे पास, रोलेस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है ना। आखिर उनका मीनिंग क्या है? तो पहले मैं रोलेस थ्योरम की बात कर लेता हूँ। देखो, रोलेस थ्योरम के लिए कुछ कंडीशंस हैं, पेज नंबर निकाल सकते हो तुम एनसीईआरटी का 184, निकाल लो। निकाल लिया ना? ठीक है, रोलेस थ्योरम के लिए कह रहा है, तो कहता है लेट f is such that a to b to r। अच्छे से समझ रहे हो? पहले चैप्टर की बात करूंगा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और ये किसको कर रहा है, ठीक है ना। और ये कर रहा है डोमेन को, ठीक है ना। तो ये कहता है, मान लेते हैं कि लेट f कुछ इस तरीके से f बी कंटिन्यूअस ऑन फ्रॉम a to b, ठीक है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन बिटवीन a to b, ठीक है ना। इन ब्रैकेट्स को अच्छे से समझते होगे, बिटवीन a to b, नॉट a इंक्लूडिंग और b भी इसमें इंक्लूडिंग है, यहाँ दोनों इंक्लूड है। तब क्या कहता है, सच दैट एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, ठीक है ना, और ए एंड बी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है। तो कहता है देन देयर एग्जिस्ट
some c such that f dash c equals to 0. समझ में आई बात? अब क्या क्या कंडीशंस हैं उसको देख लो। यार अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है इन इट्स डोमेन, और उसके साथ साथ, ठीक है ना, जिन पॉइंट से स्टार्ट हुआ जिस पॉइंट पे वो एंड हो रहा है, या बिटवीन एनी इंटरवल ले सकते हो, तो इसमें तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है यहीं पे एंड हो रहा है। यू कैन चूज एनी इंटरवल बिटवीन ए एंड बी एंड एफ ए बराबर हो एफ बी के, तो एक पॉइंट हमारा सी जरूर निकल के आएगा, ठीक है, जिस पर उसकी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या था? स्लोप, देन द स्लोप इज 0। स्लोप एट पॉइंट सी, ठीक है ना, फॉर अ गिवन कार इज 0। 0 मीन्स कह सकते हो कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट एट पॉइंट सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ आई बात? अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, उसको वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं इससे पहले कि कंडीशंस क्या क्या है हमारे पास रोलेस थ्योरम के लिए। मैं यहाँ कंडीशन लिख देता हूँ। कंडीशन which is to be satisfied before verifying Rolle's theorem। ठीक है ना, वो कंडीशंस में लिख देता हूँ। कंडीशन नंबर 1 है कि क्या क्या होना चाहिए भाई, एफ को, फंक्शन को क्या होना चाहिए? फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट फ्रॉम ए टू बी, पहली नेसेसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन, फंक्शन शुड बी डिफरेंशिएबल। from A to B, and the last third condition, FA equals to FB। जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी, then you can say there is a point C belongs to A comma B such that f dash C equals to 0। यानी ये तीन बातें जब एग्जिस्ट करेंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, तो कोई पॉइंट सी आएगा जो ए और बी के बीच में लाई करेगा कहीं पर भी, और उस पॉइंट पर फंक्शन के स्लोप की जो वैल्यू होगी एट दैट पॉइंट इज ऑलवेज 0। यानी कह सकते हो द टेंजेंट एट पॉइंट सी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे ये मेरी एक्स एक्सिस है,
ठीक है, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई। अब ये कोई मेरा कर्व है, ठीक है, ठीक है ना। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, this point is B, then the coordinate of this point is a comma f a, जानते हो y की वैल्यू है, b comma f b, ठीक है। अब यहां पर कोई एक पॉइंट C आएगा, ठीक है ना। उस पॉइंट के लिए, उस पॉइंट पर ये जो टेंजेंट होगी इस कर्व के लिए, दैट इज बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिखाई दे रहा होगा, यानी एफ डैश सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 एट पॉइंट सी। कैसे आएगा उसको भी देख लो। मैंने कहा था स्लोप कितना होता है किसी भी लाइन के लिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना, ये n था। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं, मैं इन दो पॉइंट्स की बात कर रहा हूं, यहाँ तुम चाहो तो 0 भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो मैं इन दो पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, A और B के लिए। तो ये मेरा मान लेते हैं x1 आ रहा है, और ये मेरा मान लेते हैं y1 आ रहा है, ये x2 आ रहा है B, ये y2 आ रहा है। तो देख लेते हैं y2 कितना आ रहा है, fb माइनस, ठीक है ना, y2 माइनस y1, y1 कितना आ रहा है, कुछ fa, और नीचे क्या आएगा, x2 माइनस x1 के लिए, x2 मेरे पास b आ रहा है, b माइनस x1 क्या आ रहा है, a, ये रहेगा, ठीक है ना। और ये तो आ गया स्लोप। अब स्लोप इस टेंजेंट का कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि बिकॉज दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो एफ डैश सी के बराबर आएगा। कह सकते हो कि इसकी वैल्यू तुम्हारी 0 आनी है, कुछ ऐसा दिखाई दे। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। अब सवाल ये आता है कि भाई देखो कि हमने ये तो देख लिया कि C इज अ पॉइंट विच बिलोंग्स टू A, B। तो क्वेश्चन ये कि हाउ मेनी पॉइंट्स लेइंग बिटवीन A and B at which the tangent of the given curve is parallel to x axis? Answer is infinite, ठीक है। यानी इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं, देयर इज एट लीस्ट वन पॉइंट at which the slope of the tangent equals to 0। चलो देख लेते हैं इसको भी। मैंने कहा भाई इस तरीके से कोई कर्व गया, ठीक है, मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूं, जैसे f इज सच दैट A to B बिलोंग्स टू R चल रहा है कोई, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल है। वैसे तो कर्व फंक्शन की हम बात करें A और B पॉइंट्स के लिए, किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल की भी कर सकते हैं, या पूरे फंक्शन में अगर ये इंटरवल आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है।
ठीक है ना, एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया। चलो इसमें भी कुछ ले लो, कोई और पॉइंट भी। ये मान लेते ए पॉइंट है, ए कोमा एफ ए, ये बी कोमा एफ ए कोमा एफ ए ये पॉइंट है, और ये है बी कोमा एफ बी। तो अगर मैं देखूं, ये मान लेते हैं भाई C1 पॉइंट है, ये मान लेते हैं हमारा C2 पॉइंट है, इसको मान लेते हैं C3 पॉइंट। मैं टेंजेंट अगर ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस से पैरेलल, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस से पैरेलल, तो कितने पॉइंट आ गए? यानी C1, C2, C3 बिलोंग्स टू बिटवीन ए एंड बी। इन सब के लिए क्या रहेगा? एफ डैश C1 बराबर 0 होगा, एफ डैश C2 बराबर 0 होगा, और एफ डैश C3 भी 0 आ जाएगा। तो कम से कम एक पॉइंट किसी कर्व पे ऐसा हो सकता है जिस पे अगर रूलर्स थ्योरम की कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है, तो उस पॉइंट पर कर्व के लिए टेंजेंट किससे पहले जाएगी? एक्स एक्सिस के साथ। कम से कम एक पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, और तुम बनाना चाहो ऐसे करके कितनी भी बना लो, यहाँ से पैरेलल हो जाएगी। तो कितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए मैंने पीछे जो लिखा है कि एटलीस्ट वन पॉइंट एट विच dy over dx is 0 फॉर द गिवन कर्व। समझ आई बात?